हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अभी हम लोगों का सेशन चल रहा है प्यारे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और इसमें इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है। पहला क्लासिफिकेशन हुआ है, दूसरा IUPAC नोमेनक्लेचर और उससे रिलेटेड सवाल हुए हैं। ठीक है, अब तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो आज देखेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अपनी कॉपी निकालेंगे और हेडिंग देंगे, लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। बहुत ही आसान है ये, ध्यान से बस समझना है। एक बार पैटर्न को समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो बहुत आसानी से बनाएंगे। सेशन को कंप्लीट देखेंगे तब समझ में आएगा। देखेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड क्या होता है? तो HX जो होता है इसको हैलोजन एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन एसिड जो होता है वो किसको कहा जाता है? HX को कहा जाता है। X का मतलब हैलोजन, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HF हो गया, HI हो गया। इस तरह के एसिड को जो हैलोजन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उनको हैलोजन एसिड कहा जाता है। तो अगर आपके पास ये अल्कोहल है, देखिए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है। तो ये आपके पास अल्कोहल है और ये आपके पास क्या है? हैलोजन एसिड है। तो यहाँ पर अल्कोहल और हैलोजन एसिड में क्या होगा? अदला बदली होगा। इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर क्या होगा? अदला बदली होगा। एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा और उस न्यूक्लियोफाइल के बदले दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसके जगह पर जाकर जुड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास माइनस का चार्ज होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास माइनस चार्ज होता है, जैसे कि OH माइनस हो गया, जैसे कि X माइनस हो गया, जैसे Cl माइनस हो गया। तो जिसके पास माइनस चार्ज रहता है, जिसको न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है, जिसको प्लस की ज़रूरत होती है, जिसके पास माइनस होता है या लोन पेयर होता है और जिसको प्लस की चाहत होती है, प्रोटॉन की चाहत होती है, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अदला बदली, एक माइनस को हटाकर दूसरे माइनस को उसके जगह पर जोड़ना। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, और यहाँ पर होता क्या है? तो यहाँ पर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या आपके पास अल्कोहल है, तो ROH प्लस HX, ROH प्लस HX। तो यहाँ से क्या होगा? R के पास प्लस आएगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप होता है और ये अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? R पे प्लस आ जाएगा और OH पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। उसी प्रकार से HX में क्या होगा? H पर आपके पास प्लस आ जाएगा और X पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो अब R प्लस के पास कौन चला जाएगा? X माइनस। पहले से कौन था? OH माइनस। तो R मतलब अल्काइल, जैसे CH3, C2H5 ऐसे अल्काइल होता है। तो इस R प्लस के पास कौन आ जाएगा? X माइनस आ जाएगा। तो R प्लस और X माइनस मिलकर क्या बन गए? RX। और H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बन गए? H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ? R प्लस के पास जहाँ पर OH माइनस था उस OH माइनस के बदले क्या आ गया? X माइनस आ गया। और H प्लस के पास जहाँ पर X माइनस था वहाँ पर क्या आ गया? OH माइनस आ गया। तो एक न्यूक्लियोफाइल की जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला गया और दूसरे की जगह पर पहला न्यूक्लियोफाइल चला गया। इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस प्रकार जहां OH था वहां X आ जाता है और जहां X था वहां पर OH आ जाता है। तो ये आपके पास अल्कोहल था और अल्कोहल से आपके पास क्या बन गया? हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन, या इसको कहेंगे अल्काइल हैलाइड। क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास, ये आपके पास बन गया हेलो एल्केन, या इसको हम क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। तो आपके पास अल्कोहल था और अल्कोहल से बन गया हेलो एल्केन। जहां HX का मतलब क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। और कभी भी आपको HCl, HBr, HI की बात किया जाए
तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा और कौन सा एसिड ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, तो आपको एक बात समझना चाहिए कि अल्कोहल में हमेशा जो बात करते हैं, अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल करेगा और सबसे कम तेज़ी से 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करेगा HX के साथ, एसिड के साथ। ठीक है, 3 डिग्री क्यों करेगा, 2 डिग्री क्यों करेगा, 1 डिग्री क्यों करेगा, इसके बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करें, पहले 3 डिग्री तो आप समझते ही हैं, लास्ट क्लास में आपको बताए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमने क्या कहा, अभी आपको यहां ध्यान देना है। पहले इसको आप क्या करेंगे, इसको पहले आप यहां तक पहले नोट डाउन करेंगे। ठीक है, पहले इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ये सारी बातों को नोट डाउन करेंगे और ये नोट डाउन करने के बाद नोट करके इसको भी लिखेंगे। देखिए पहले यहां समझिए क्या है, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको कह रहा है कि यहां पर जो एसिड लेना है उसमें कौन सा एसिड ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, तो कहता है कि HCl, HBr, HF और HI में HI सबसे अधिक तेजी से रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है और हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, तो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा वेरिएशन होने की वजह से ये आसानी से टूटकर अलग होते हैं। यानी आयोडीन और हाइड्रोजन बहुत जल्दी अलग होगा और हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज कंपैरेबल होता है, बहुत ज़्यादा साइज में डिफरेंस नहीं होता है, जिस कारण से ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, तो उसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन का साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता है, जिस कारण से हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड कमज़ोर होता है। और इसी कारण से हमेशा आज के बाद दिमाग में रखिएगा कि HF, HCl, HBr और HI में सबसे स्ट्रांग HI एसिड होता है, क्योंकि वो ज़्यादा कमज़ोर होता है हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड। इसीलिए आपको लिखवाया गया है कि HBr, HCl और HI में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करता है। अगर यहां पर हम बात करें HCl, HBr, HI, इट इज बिकॉज द फैक्ट दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए HF को देना पड़ेगा, उसके बाद HCl को, उसके बाद HBr को, सबसे कम एनर्जी HI को देना पड़ेगा। तो जिसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम देना पड़ेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और इसी कारण से सबसे ज्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करता है, HI करता है, उसके बाद HBr करता है, उसके बाद HCl, और सबसे ज़्यादा टाइम लेगा या सबसे स्लो रिएक्शन कौन करेगा, तो HF करेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान देने की जरूरत है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, यहाँ पर इसका ट्रेंड और इसके ट्रेंड से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। तो हमें यहाँ पर उसी प्रकार अल्कोहल की रिएक्टिविटी की भी बात किया है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या कहता है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा वो ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा, तो इट इज़ बिकॉज, वहाँ कारण भी लिखा है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के पास 3-3 अल्काइल ग्रुप होंगे। नहीं समझते हैं, मैंने क्या कहा, 3 डिग्री अल्कोहल के पास क्या होंगे, 3-3 अल्काइल होंगे। जैसे मान लो आपके पास ये है C और C के साथ लगा हुआ है X, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3 और आपके पास लगा हुआ है CH3। आपके पास क्या है, C के साथ अगर X लगा हुआ है और उसके साथ अगर 3-3 अल्काइल ग्रुप, CH3 जो होता है इसको मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, और ये जो तीनों अल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। ये जहाँ भी रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप को शॉर्ट में कहा जाता है EDG। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देकर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे, और यहाँ पर X जो होता है हैलोजन, वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। तो जब X इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि ये भी देने वाला, ये भी देने वाला, ये भी देने वाला, और तीनों दे करके क्या करेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा, और जिस कारण से यहाँ से हैलोजन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब है यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, 2 ही देने वाले हैं। और अगर 1 डिग्री की बात करेंगे तो 1 डिग्री का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे बस एक ही अल्काइल ग्रुप होगा। ये आपके पास क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है।
और ये आपके पास क्या है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये आपके पास क्या है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर में जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा एक्स को, हैलोजन को, क्योंकि हैलोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यहाँ पर जो एक्स है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी खींचने वाला ग्रुप होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है और ये तीनों देने वाले हैं, तो क्या होगा, ये 3 देने वाले दे करके आसानी से इसको भगा देंगे, और इस प्रकार आसानी से इस पे प्लस और माइनस का चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो देने वाला एक ही ग्रुप है ना, इसका मतलब उतना ज्यादा तेजी से एक्स यहां से बाहर नहीं निकलेगा। और इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की जब बात की जाती है तो हमेशा क्या होता है, इसीलिए जब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होता है, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कभी भी अल्कोहल जो रिएक्ट करेगा वो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करता है, और सबसे स्लो कौन रिएक्ट करता है, 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करता है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि 3 डिग्री के पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जिस कारण से वो फास्ट रिएक्ट करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो ये हो गया अल्कोहल वाला बात। अब इसी प्रकार अगर हम हेलो एल्केन की बात करेंगे, कि एसिड वाला का बात करेंगे, तो एसिड में भी हमने क्या कहा, समझाया था कि जो रिएक्टिविटी ऑफ, अगर हैलोजन एसिड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड की बात की जाए, ये वाला स्क्रीनशॉट ले पाए थे कि नहीं ले पाए थे, नहीं ले पाए थे तो इसको पहले ले लीजिए, इसको लिखिए, जो वहां पर आपने लिखा पहला स्लाइड से, उसके बाद इसको नोट डाउन करना है, इसको अपने कॉपी में रखते जाना है, ये काम का चीज है। इसके बाद हम कह रहे हैं हैलोजन एसिड जो है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तेजी से जो है वो HI रिएक्ट करता है, उसके बाद कौन करता है, HBr करता है, उसके बाद कौन करता है, HCl करता है, और सबसे कमजोर कौन होता है, HF होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर H और I के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि H और F के बीच का बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है। अब जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंबा बॉन्ड जल्दी टूटता है और छोटा बॉन्ड लेट से टूटता है, जिस कारण से ये आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटने की वजह से ये जल्दी रिएक्ट करेगा, और इसी कारण से क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी जो होता है वो HI ज़्यादा फास्ट होता है और HF HCl थोड़ा स्लो होता है। तब आपने ये इसको भी नोट डाउन करेंगे, रिएक्टिविटी ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है, तो हमने इसका रीज़न लिखा है, तो रीज़न में लिखा है कि भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, यानी बॉन्ड की जो मजबूती होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। अगर बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी बॉन्ड का लंबाई अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, यानी आसानी से टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए कम ही एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा एनर्जी कम मिलेगा, जब कम ही एनर्जी में टूट जाएगा मतलब फास्ट रिएक्ट करेगा, और इसी कारण से HI फास्ट होता है। ठीक है, इसको भी आप कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, उसी के नीचे नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग आते हैं वापस अपने जगह पर और ध्यान से समझते हैं। यस, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, अब इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या कहता है कि अल्कोहल जो होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। क्यों करता है, तो यहाँ पर बिकॉज लिखा हुआ है, जो बात मैंने समझाया है वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो आपको समझ में आ गया कि कुछ, अब इसको कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद वो जो हमने समझाया इसके बारे में कि ऐसा क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और 1 डिग्री 2 डिग्री में 3 डिग्री अल्कोहल क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये दोनों बात अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, क्या कहता है CH3CH2OH, अगर आपसे पूछा जाए ये कितना डिग्री अल्कोहल है तो आप कहेंगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है। यानी आपके पास एक बीटा कार्बन, इसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, इसको क्या कहते हैं, बीटा कार्बन, तो एक बीटा कार्बन है, इसीलिए कितना डिग्री अल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जबकि इसके नीचे वाले का पूछा जाए तो इस कार्बन से OH अटैच है, मतलब ये अल्फा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है।
यदि हमसे पूछा जाए कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज़्यादा तेजी से रिएक्ट कौन करेगा, तो अभी हमने क्या बताया कि 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो 2 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, और अगर 3 डिग्री होता तो वो और ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता। और HF, HCl, HBr, HI में ज़्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, तो HI करेगा, उसके बाद कौन करेगा, HBr, उसके बाद HCl। यानी HCl जो है वो उतना तेजी से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यहाँ कैटलिस्ट डाल रहे हैं, तब जाकर के ये रिएक्शन कर रहा है। और HCl और ZnCl2 के दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है लूकस रिएजेंट कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में लूकस रिएजेंट क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग पहचानने के लिए कि कौन अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री अल्कोहल है, ये पहचानने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऑल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब होता है अंतर ज्ञात करने के लिए, टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे सर, अगर 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो वो ज़्यादा टर्बिडिटी पैदा करेगा, यानी 3 डिग्री, अगर आपके पास एक बर्तन, 3 बर्तन लीजिए और एक में 1 डिग्री रख दीजिए, एक में 2 डिग्री रख दीजिए, एक में 3 डिग्री रख दीजिए, या आपके पास अल्कोहल है, आपको नहीं पता है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, तो आप उसमें ZnCl2 डालिए और HCl डालिए। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से उफान मारता है, वो बहुत तेज़ी से वाइग्रसली रिएक्ट करता है, इसका मतलब क्या है, वो 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि अभी बताए थे कि 3 डिग्री अल्कोहल HCl, HBr, HI के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो थोड़ा कम करेगा, और 1 डिग्री होगा तो और भी कम रिएक्ट करेगा। तो इस प्रकार से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करने में, अंतर ज्ञात करने में हम लूकस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो HCl और ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, लूकस रिएजेंट। अब देखिए क्या हो रहा है, जब आपके पास क्या है, अल्कोहल है और उसको आप HCl के साथ ट्रीट किए हैं, तो अदला बदली होगा। जहां अल्कोहल है वहां पर हैलोजन आ जाएगा, और जहां हैलोजन है वहां पर क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, खाली एक्सचेंज कर देना है, अदल बदल कर देना है। एक न्यूक्लियोफाइल को हटाकर उसके जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की अदला बदली हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इसको कंप्लीट द फॉलोइंग में आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास यहां पर OH है, तो जहां OH है वहां पर क्या आ गया, देखो Cl आ गया, और H के साथ जहां Cl था वहां पर क्या आ गया, OH आ गया। तो H और OH मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया। इसको भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा नोट करके कि HCl और ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को लूकस रिएजेंट कहते हैं। लूकस रिएजेंट का काम मुख्यतः तीनों अल्कोहल को अलग अलग पहचानने के लिए किया जाता है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान रखना है। अच्छा, यानी जितना भी अभी तक आपने देखा, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपने देखा, वो क्लोरीन वाला था, ठीक है। यानी आपने क्या बनाया है, क्लोरो एल्केन, क्लोरो इथेन, 2 क्लोरोप्रोपेन बनाया है आपने। इसी प्रकार अगर हमको ब्रोमीन वाला बनाना होता तब भी हम इसी प्रकार से करते, आयोडीन वाला बनाना होता तो इसी प्रकार से करते। परंतु अभी हमने क्या बताया कि HCl और HBr में क्या होता है, HBr ज़्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करता है, तो HBr जब लेंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट लेने का जरूरत नहीं है, हम खाली H2SO4 से भी काम चला सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आगे है। अब इसके बाद आपके पास क्या है देखेंगे, ठीक है, देखेंगे ध्यान से जरा। यहां पर दूसरा एग्जाम्पल है। अगर हम अभी तक जितना इसके पहले वाले स्लाइड में जो हमने बनाया था, यहां पर हम जो बनाए हैं वो क्या बनाए हैं, जो हेलो एल्केन बनाए हैं वो किसका बनाए हैं, क्लोरो का बनाए हैं, है ना, क्लोरो का बनाए हैं। अगर ब्रोमो का बनाना होता, जैसे HCl ली है इसलिए ना Cl आया है, अगर यहाँ HBr लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। यहाँ HBr लेते तो यहाँ पर क्या आ जाता, ब्रोमीन आ जाता। लेकिन अगर HBr लेते तो ये कैटलिस्ट नहीं, यहाँ पर रिएजेंट बदलना पड़ता। क्यों रिएजेंट बदलना पड़ता सर, वो भी तो हैलोजन एसिड है। अभी तुरंत ना बताए कि HCl और HBr में ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा HBr, HCl उतना फास्ट रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए यहां पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है, एनहाइड्रस यानी ड्राई जिंक क्लोराइड की आवश्यकता पड़ रही है।
लेकिन जब आप ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन तो खुद ही तेजी से रिएक्ट करता है, HBr तो ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, और इसीलिए HBr जब लेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा मात्रा में कॉन्क H2SO4 ले लेंगे तो जहाँ OH है वहाँ पर Br आ जाएगा, और HBr के जगह पर H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, H2O हो जाएगा। अदला बदली हो रहा है बस। इसी प्रकार अगर यहाँ HI लेंगे तो HI तो और ज़्यादा पावरफुल होता है, तो जब जहाँ ज़्यादा पावरफुल होता है तो यहाँ पर हमको अब यहाँ कॉन्क H2SO4 भी लेने का ज़रूरत नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया है। यहाँ कोई कैटलिस्ट लेने का ज़रूरत नहीं है, खाली इसको रिफ्लक्स करना है, रिफ्लक्स करना है, हीट दे करके रिफ्लक्स करना है। रिफ्लक्सिंग केमिस्ट्री में क्या होता है उस बात को समझिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंटेनर में कोई सामान रखा हुआ है और दो चीज़ को मिलाकर आप उबाल दिए, और उबाल करके उसके बाद भाप जो निकला उसको ढक्कन लगा हुआ है, उबाल करके उसके बाद छोड़ दिए, और जो उबला वेपर बना और फिर ठंडा कर दिए, गैस बंद कर दिए, तो फिर ठंडा जो हुआ वो ठंडा होकर के जो बनता है उसको रिफ्लक्सिंग कहते हैं। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि एकदम एक बर्तन में कोई चीज़ को मिला के खौला दिए, ढक्कन लगा हुआ है और खौला के उसके बाद छोड़ दिए, ठंडा कर दिए, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लक्सिंग कहलाता है। नहीं समझे सर? जैसे मान लो दाल और पानी को मिला देते हो ना, और कुकर ढक देते हो, और उसके बाद नीचे से आंच लगा देते हो, तो ढक्कन लगा हुआ है, कुछ खोले नहीं हो, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद भाप निकलने नहीं देना है, और उसके बाद उसको पूरा भाप को ठंडा होने देना है उसी के अंदर, और उसके बाद जब सेटल डाउन हो जाएगा, पूरा भाप कंडेंस हो जाएगा, और तब जो कंटेनर में जो बचेगा बनेगा, ठंडा होने के बाद, भाप ठंडा होने के बाद पूरा सिस्टम कुकर के अंदर का, उसी को रिफ्लक्सिंग कहते हैं। मतलब पूरा गर्म करके और फिर ठंडा कर देना, उसी को कहते हैं रिफ्लक्सिंग। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इथेनॉल है और उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड खाली मिला देना है, इसको कोई कैटलिस्ट का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं कि HCl, HBr, HI में HI अपने ताकतवर है, खूब जल्दी रिएक्ट करता है, तो इसको करवाने के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर HBr में H2SO4 का जरूरत पड़ा, HCl के लिए हमको ZnCl2 का जरूरत पड़ा, उसी प्रकार HI के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ये किसी का मोहताज नहीं है, ये अकेले काफ़ी है। समझ गए? ये अकेला ही काफ़ी है, शेर है ये HI, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। और अगर यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल हो जाए तब तो कहना ही क्या, और ज़बरदस्त तेज़ी से रिएक्ट करेगा, है ना। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं, खाली डेल्टा मतलब हीट खाली दे देंगे और गर्म करके ठंडा कर देंगे, तो यहाँ पर जहाँ OH है वहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और जहाँ I है वहाँ पर H और OH मिलकर H2O बन जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी कि किसके साथ कौन सा कैटलिस्ट लेना होता है। यानी कभी भी ROH और HX के बीच में रिएक्शन कराना हो तो अल्कोहल में हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और HCl, HBr, HF, HI में HI सबसे तेजी से रिएक्ट करता है। ये एक बात सीखना है कारण के साथ, यही है केमिस्ट्री। आप अगर इसको नहीं सीखेंगे और बैठ के रिएक्शन रटते रहेंगे तो रटते रहो, फिर रटते रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुमको समझे में नहीं आएगा। एक चीज़ हम पढ़ा के भेजेंगे, दूसरा चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, तुमसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो चीज़ों को ध्यान देना है, समझना है, मैकेनिज्म को समझना है, कहाँ पर क्या होता है, क्या चीज़ कब डालते हैं, नहीं डालते हैं, क्यों डाल रहे हैं, उसका कारण क्या है, ये समझना होता है ऑर्गेनिक में। अब छोटी सी बात समझाने में समय लगता है। देखो, एक बार समय देकर के चीज़ों को सीखोगे तो ठीक है। अब सोचोगे कि 1 घंटा में पूरा केमिस्ट्री सिखा दे मास्टर, तो वैसा तो तुम सीख तो जाओगे, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे तुमसे कुछ नहीं उखड़ेगा। इसलिए समय दे करके धीरे धीरे चीज़ों को सीखा जाता है। हड़बड़ाइएगा तो नहीं सीख पाइएगा। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल नहीं चल रहा है कि फॉरवर्ड कर करके देख लिए समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक लाइन, हर एक बात को महत्वपूर्ण तरीके से समझना होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग अल्कोहल से हेलो एल्केन बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ एसिड, हैलोजन एसिड। अब अल्कोहल से ही हमको और हेलो एल्केन बनाना है, पर कोई जरूरी नहीं है कि अल्कोहल में HX डालेंगे, यानी HCl, HBr, HI डालेंगे तभी हेलो एल्केन बनेगा, या जरूरी नहीं है। यानी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। पहला तरीका क्या था, HCl, HBr, HI के साथ रिएक्शन करवाकर हैलोजन एसिड के साथ जब अल्कोहल को रिएक्ट करवाए तो हेलो एल्केन बन गया। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का एक और तरीका हो सकता है, और वो तरीका क्या है, तो वो तरीका है कि आप फास्फोरस हैलाइड के साथ, यहां पर दिख नहीं रहा है, ये लिखा हुआ है फास्फोरस हैलाइड, HALIDE,
यानी कहने का मतलब है कि फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड क्या होता है, फॉस्फोरस और हैलोजन के कॉम्बिनेशन को, जैसे PX3, जैसे PX5, अगर PX3 है तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, और फॉस्फोरस के साथ 5 हैलोजन है तो उसको बोला जाता है फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। अगर हैलोजन के जगह पर क्लोरीन है तो उसको बोलेंगे फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, इसको बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक है। अब कहता है कि अल्कोहल ऑन रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्सिंग मतलब अल्कोहल को किसी के साथ मिलाकर गर्म करके और उसके बाद वो जब उबलने लगे उसके बाद छोड़ देना है, गैस बंद कर देना है, ठंडा कर देना है, और तब जो बनता है उसको रिफ्लक्सिंग कहा जाता है केमिस्ट्री में। तो कहता है कि अल्कोहल को जब किसी फॉस्फोरस पेंटा या ट्राई हैलाइड के साथ गर्म करके ठंडा करते हैं तब क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है, हेलो एल्केन। ध्यान रहे, अगर यहां पर PX3 लेंगे यानी फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड लेंगे तो यहां पर आपको रिएक्टेंट का 3 मोल लेना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में परेशानी होगी। सिंपल समझना है, P के साथ सोचो ना, यहां पर कितना हैलोजन है, 3 हैलोजन है, तो देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जब हैलोजन 3 है तो हमको अल्कोहल का भी 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तब ना 3RX बनेगा, क्योंकि तीनों हैलोजन को खपाना है, तो 3 हैलोजन खपाने के लिए 3 अल्कोहल लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या लिया है, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए हैं और PX3 अकेला 3 अल्कोहल के बराबर है। ऐसा करने से क्या हो गया, 3R और 3X मिलकर 3RX बन गया। R मतलब चेन, जैसे CH3, समझ रहे हैं ना, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, R का मतलब होता है CH3 ग्रुप लगा हुआ है, सपोज दैट। अब क्या बचेगा, यहां से क्या बचा, 3 OH बचा है और P बचा हुआ है, तो 3 O 3 H और 1 P बचा है, तो क्या बन गया, H3PO3। इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोरस एसिड कहते हैं। उसी प्रकार अगर फास्फोरस पेंटाहेलाइड लेंगे, क्या लेंगे, फास्फोरस पेंटाहेलाइड, जैसे मान लीजिए क्लोरीन ले लिए, PCl5 ले लिए, तो यहां पर 5 लेने का जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, R और X मिलकर RX अलग हो गया, ये आपका बन गया हेलो एल्केन। क्या बन गया आपके पास, ये हेलो एल्केन। और साथ ही साथ क्या बन गया, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सी, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, हैलोजन है, तो इसको बोलेंगे फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड। अगर क्लोरीन रहता तो उसको बोलते फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, अगर ब्रोमीन रहता तो इसको बोलते फास्फोरस ऑक्सीब्रोमाइड। ठीक है। तो ये ROH ये अल्कोहल है और ये आपके पास फास्फोरस पेंटाहेलाइड है। ऐसे दोनों को रिएक्ट करा के हीट दे दिया और ठंडा कर दिए, उसको रिफ्लक्सिंग कहते हैं। तो ऐसा करने से भी क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। और साथ ही साथ क्या बनता है, फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड और HX बाहर हो जाता है। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ये रिएक्शन है। सिंपल यहां पर यह ध्यान देना है कि जब PX3 लेंगे तो 3 अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेंगे, और जब PX5 लेंगे तो सिंपल अल्कोहल लेंगे, और क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा ये देख के ही समझ में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल इसका करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और एग्जाम्पल यहां पर क्या है, अल्कोहल के साथ PCl3 लिया गया है, जैसे वहां पर बताए थे उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। 3CH3OH प्लस PCl3, तो क्या बन गया, CH3Cl। देखो रटो मत, खाली नोट्स मत लिखते रहो, पहले मेरी बातों को समझ लो। जब समझ स्लाइड समझ में पूरा आ जाए उसके बाद वीडियो को पॉज करके उसके बाद नोट्स लिखना चाहिए। पहले समझना चाहिए, उतारते उतारते मत रहे, थोड़ा समय लगेगा पर कोई बात नहीं, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिखना। नोट्स पहले बाद में बनाना, पहले मेरी बातों को सुनो, जब समझ में आ जाए तब लिखना। अभी हमने क्या कहा कि जब PCl3 लेते हैं उसके साथ 3 अल्कोहल लेना पड़ता है, तो PCl3 के साथ 3 अल्कोहल लिए। अब CH3 के साथ जहां पर OH लगा है तो OH के जगह पर क्या लगाना है, हमको हैलोजन लगाना है, तो CH3 और 3Cl क्या बन जाएगा, CH3Cl का 3 मॉलिक्यूल बनेगा। अब बचा क्या आपके पास, 3Cl3 तो खप गया, तो बचा क्या, एक फास्फोरस बचा हुआ है और 3 हाइड्रोजन बचा है और 3 ऑक्सीजन बचा है। तो 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस मिलकर क्या बन जाएगा, H3PO3। H3PO3 को क्या कहा जाता है, फास्फोरस एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फास्फोरस एसिड। ये बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। इसी प्रकार अगर आपके पास फिर से आप PCl3 लेते हैं और यहां पर इस बार मिथेनॉल लिया था आपने और इस बार आपने क्या ले लिया, प्रोपेनॉल ले लिए, तो कुछ नहीं करना है, जहां पर OH रहता है बस वहां पर क्या आ जाता है, Cl आ जाता है,
और लास्ट में क्या बच जाता है, H3PO3 बन जाता है, अदला बदली हो जाता है। जहां OH है वहां Cl और जहां Cl है वहां पर OH चला जाता है और उसके आधार पर काम हो जाता है। इसी प्रकार PCl5 है तो जहां OH है वहां पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो वहां पर Cl आ गया। अब 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहां खप गया तो 4 क्लोरीन बचा हुआ है, और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर अलग हो गया तो अब 3 क्लोरीन बचा, तो 3 क्लोरीन बचा, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, POCl3। POCl3 को क्या कहा जाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल लिए हैं। यहां पर OH नहीं होगा, जब अल्कोहल एक्सचेंज हुआ है तो यहां पर OH नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, Cl होगा। यहां पर क्या होगा, Cl, अदला बदली होगा ना, हेलो एल्केन बना रहे हैं ना अल्कोहल से, तो यहां OH है तो OH की जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो CH3CHOH CH3 प्लस PCl5 टेंड्स टू CH3। जहां पर OH है बस खाली वहां पर Cl करना है। अगर तुम बाई प्रोडक्ट भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कोई भी आपको देख रहे हैं कहीं भी कोई भी कैटलिस्ट या कुछ डालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिएक्ट कराइए, डायरेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये आपका अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का तरीका है, फास्फोरस हैलाइड से भी। तो 2 तरीका हमने पढ़ा, फ्रॉम हैलोजन एसिड एंड अल्कोहल, और दूसरा हमने पढ़ा फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड एंड अल्कोहल। 2 तरीके से हेलो एल्केन बना सकते हैं। एक और आखिरी तरीका पढ़ेंगे अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का, और वही सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, इसमें और भी बातें हैं पर आपके जानने के लिए नहीं है। जैसे और बातें क्या है, ज़्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इस मेथड से, जो फास्फोरस वाला मेथड होता है, इस मेथड से अगर आप हेलो एल्केन बनाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देगा, और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अगर फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो उतना अच्छा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं देगा, जितना अच्छा 1 डिग्री अल्कोहल फास्फोरस हैलाइड के साथ मिलकर जितना अच्छा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देगा, उतना अच्छा या उतना बेहतर प्रोडक्ट जो है वो आपको इसमें नहीं देता है। कैसे सर, आप देख भी सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये इसमें ना बहुत तरह का, इसमें प्यूरिफिकेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि 1 डिग्री अल्कोहल और फास्फोरस हैलाइड ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करता है एज कंपैरिजन टू 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, यदि फास्फोरस हैलाइड का रिएक्शन करवाया जाए तो। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में आता भी नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद एक लास्ट तरीका है अल्कोहल से बनाने का हेलो एल्केन। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको रिएजेंट दे देगा और पूछेगा कि सबसे अच्छा रिएजेंट कौन है अल्कोहल को हेलो एल्केन में करने का। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये पूछा जाएगा कि आपको दे दिया ROH प्लस A टेंड्स टू RCl, और पूछेगा A की जगह पर क्या लें, आपको दे देगा कि HCl ले लें, आपको दे देगा PCl5 ले लें, आपको दे देगा कि SOCl2 ले लें, और आपको दे देगा D में कुछ दे देगा। ऑप्शन A ये दे दिया, ऑप्शन B ये दे दिया, ऑप्शन C ये दे दिया। ठीक है, और आपको पूछेगा इनमें से बेस्ट रिएजेंट कौन है, इनमें से पूछेगा आपको, इनमें से आपको पूछा जाएगा कि बेस्ट रिएजेंट कौन है। मान लीजिए आपको पूछा कि इनमें से बेस्ट रिएजेंट कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बोले दे देगा ROH प्लस A टेंड्स टू RCl, और पूछेगा कि यहां A की जगह पर क्या होगा, व्हाट इज A फॉर बेटर यील्ड ऑफ हेलो एल्केन। ऑप्शन A HCl, ऑप्शन B PCl5, ऑप्शन C SOCl2। मान लीजिए एक और ऑप्शन आपको दे सकता है, SO2Cl2 दे सकता है, या कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा याद रखना कि A जो होगा यानी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है वो SOCl2 ही होता है। SOCl2 को हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, या सल्फ्यूरस डाई क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस डाई क्लोराइड भी कहते हैं। सल्फ्यूरस डाई क्लोराइड भी कहा जाता है। सबसे बेस्ट तरीका यही क्यों होता है, सबसे बेस्ट यही क्यों है, HCl से भी हम पढ़े, PCl5 से भी पढ़ लिए, लेकिन SOCl2 जो कह रहे हैं वो सबसे बेस्ट क्यों होता है,
क्योंकि जब SOCl2 के साथ आप अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं और उससे जो हेलो एल्केन बनता है और इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस बनकर क्या हो जाता है, स्केप आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाता है, प्योर हेलो एल्केन या प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है और बाई प्रोडक्ट अपने आप सब बाहर हो जाते हैं। यानी इसमें प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन नहीं करना होता है क्योंकि बाई प्रोडक्ट वेपर बनकर स्केप आउट हो जाते हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है तो इनमें सबसे बेस्ट रिएजेंट क्या होगा, HX, PX5 या SOCl2 में सबसे बेस्ट रिएजेंट क्या होगा, तो थायोनाइल क्लोराइड इज वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट। ठीक है, तो ये बात कहीं लिख लेना है इसको कि थायोनाइल क्लोराइड ये क्या होता है, बेस्ट मेथड यही है, बेस्ट मेथड यही है। क्यों बेस्ट मेथड यही, लिख लीजिएगा बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट मेथड है, एज इट गिव्स, बेस्ट मेथड यहां लिख लीजिए, बेस्ट मेथड इसलिए है, बेस्ट मेथड एज इट गिव्स, बेस्ट मेथड एज इट गिव्स प्योर हेलो एल्केन, क्योंकि ये प्योर हेलो एल्केन देता है, इसीलिए थायोनाइल क्लोराइड से हेलो एल्केन बनाना के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, यहां OH है, देखिए CH3CH2OH, ये इथेनॉल है और उसमें SOCl2 लेकर के रिफ्लक्स किया है। रिफ्लक्स मतलब बताएं कि डालकर क्या कर देना है, उबाल देना है और उसके बाद गैस बंद करके ठंडा कर देना है। तब जो बनेगा, जहां OH है वहां पर क्या हो जाएगा, Cl, और POCl3 को अभी क्या बताए थे, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, तो ये क्या बनेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और ये क्या बन गया है, यहां फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहां से आ गया, ये गलत है, मूड खराब हो जाता है कभी कभी, क्या लिखता है यार, थोड़ा सा चेक नहीं करो तो। यहां पर क्या होगा बाबू, SO2 होगा, यहां पर क्या होगा, इसलिए कहते हैं पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। CH3CH2OH प्लस SOCl2 जब रिफ्लक्स करेगा, यहां SO है तो वहां पर कहां से आ गया वो, तो SOCl2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये गैस बनकर बाहर हो जाएगा और HCl भी क्या होगा, गैस बनकर स्केप आउट हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, प्योर हेलो एल्केन या प्योर क्लोरोइथेन मिलेगा, प्योर क्लोरोइथेन मिलेगा। इसीलिए ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है कभी भी हेलो एल्केन बनाना हो अल्कोहल से। तो अब कहता है कि SOCl2 ले रहे हैं। अच्छा, एक बात तुम्हारे मन को परेशान कर सकता है कि ये पायरिडीन क्या लिखा हुआ है सर। देखिए पायरिडीन क्या होता है, C5H5N, इसको पायरिडीन कहा जाता है, C5H5N को पायरिडीन कहा जाता है। नहीं समझे सर, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से तुम्हारे पास क्या है, ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन एक जगह पर लगा हुआ है, 6 कार्बन का जैसे बेंजीन होता है ना, तो उसमें एक कोना से कार्बन को हटाकर वहां नाइट्रोजन जोड़ दोगे डबल बॉन्ड के साथ, इसी को कहा जाता है पायरिडीन और इसका फार्मूला होता है C5H5N। तो आज के बाद कहीं भी पायरिडीन मिले तो पायरिडीन बोलते ही आप उसको कहीं लिख लेना अपनी कॉपी में, नोट डाउन करना। अब उसके बाद क्या कहता है कि SOBr2 एंड SO, जैसे Cl2 लिए सर तो क्लोरीन के जगह पर ब्रोमीन और आयोडीन भी ले सकते हैं, तो कह रहे हैं कि ब्रोमीन वाला तो ले सकते हैं थोड़ा हद तक, लेकिन आयोडीन बिल्कुल नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो रूम टेम्परेचर पर। तो SOBr2 एंड SOI2 आर अनस्टेबल, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए इससे आप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड से क्लोरीन वाला ही हेलो एल्केन बना सकते हैं, यानी क्लोरो एल्केन ही बना सकते हैं, ब्रोमो और आयोडो एल्केन इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया बात, हाँ। तो SOBr2 एंड SOI2 आर अनस्टेबल, देयरफॉर ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड, इसको भी कहीं लिख लीजिएगा, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी लिख लें इसको नोट डाउन करके। तो ये हो गया आपके काम का चीज SOCl2, यानी इसको भी कहीं लिख लीजिएगा ARCl, और यहां पर क्या है, A इज, मतलब समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या है, तो बेस्ट पूछा जाएगा, फॉर बेस्ट रिजल्ट A शुड बी, क्वेश्चन क्या होगा, फॉर बेस्ट हेलो एल्केन A शुड बी, A क्या होना चाहिए, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको कहीं चाहे तो लिख लें कि फॉर बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट के लिए A क्या होना चाहिए, लिख लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट A इज, और यह क्वेश्चन लिख लीजिए और उसमें SOCl2 पर टिक कर लीजिए, ठीक है। हाँ, चलते हैं आगे। इसके बाद और कुछ हमको एक बात सिखाना था,
यहां से अच्छा एल्केन आ गया, लेकिन इससे पहले हम एक बात और, अल्कोहल का जब बात हुआ था तो इसमें हम एक और बात आपको लिखवाना चाहते हैं, इसको पहले यहां तक नोट डाउन करें आप। एक बात हम और सिखाना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और यहां पर जो आपने पढ़ा कि जैसे आप अल्कोहल लिए हैं, ROH लिए हैं और HX के साथ रिएक्शन करा के RX बना दिए हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर अल्कोहल की जगह फेनॉल लेते सर, तो फेनॉल लेते तो क्या हेलो एरीन बन जाता? नहीं समझे? चलो हम समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। देखो अभी मजा आ जाएगा आपको। बस देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैं एक बात अभी जहां तक हुआ वहां पर नोट करके लिखेंगे, और नोट करके अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे ROH, ये इंपॉर्टेंट तरीका है, ROH प्लस HX कर दिए आप, इससे आपके पास RX प्लस H2O तो बन गया। यानी आपके पास अगर अल्कोहल था तो अल्कोहल और आपके पास एसिड था, इससे आपने क्या बना लिया? हेलो एल्केन तो बना लिया, ठीक है, ये चलेबुल है। बट अगर आपके पास, आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा सा हम और अच्छे से समझाना चाहेंगे। मान लीजिए, इसको थोड़ा समय लेना चाहेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, उदाहरण देते हैं। सपोज दैट R का मतलब आप समझिए CH3 है और आपके पास ये अल्कोहल है, यानी मिथेनॉल है। ये क्या है आपके पास? ये मिथेनॉल है। और मिथेनॉल को जब रिएक्शन करा दिए सपोज HCl के साथ, HCl लिए हैं तो जब कमजोर है ये HCl, तो फिर यहां पर लेना पड़ेगा आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा ZnCl2। अगर HBr लेते तो लेना पड़ता H2SO4, और अगर HI लेते तो कुछ नहीं लेना पड़ता। इतना तो तुम लोग सीख गया है? उससे क्या हो जाएगा? CH3, और CH3 की जगह पर क्या आ जाएगा? Cl, और प्लस क्या हो जाएगा? H2O। तो ये आपके पास मिथेनॉल है और इससे आपके पास बन गया क्लोरोमीथेन। यहां तक तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है। बट लेकिन अगर आपके पास है AROH और इसको रिएक्शन करा देंगे HX के साथ इस प्रकार से, तो ARX और H2O नहीं बनेगा। ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। इस मेथड से ये बनाना संभव नहीं है। नहीं समझ रहे हैं सर? AR का मतलब होता है बेटा एराइल, और एराइल का मतलब होता है ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर अगर अल्कोहल लगा हुआ है और यहाँ पर आपके पास है HCl और यहाँ पर आप ले लिए ZnCl2, तो यहाँ पर आपके पास AR से ये अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर Cl नहीं आएगा, ये Cl नहीं आता है, ये रिएक्शन होता ही नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। यानी हेलो अल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं, पर इस मेथड से आप फेनॉल से आप हेलो एरीन नहीं बना सकते हैं। अब पूछेगा क्यों नहीं बना सकते हैं सर? क्यों? गलत हो गया तो यही पूछा जाता है एग्जाम में, क्यों नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? जब इससे अल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं तो फिर फेनॉल से हेलो एरीन क्यों नहीं बना सकते हैं? या समझ रहे हैं ना बात को? तो इसका कारण क्या है, ध्यान समझिएगा। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रीजन समझना जरा। यहां पर जो O जुड़ा हुआ है, इसका रीजन समझाते हैं। अब देखो रीजन क्या है। यहां तक पहले आप लिखो, पहले इस क्वेश्चन को लिखो, नोट करके लिखेंगे ये बात और लिखेंगे वाई। इस वाई का मैं आंसर देने जा रहा हूं कि क्यों नहीं बनता है। इसको पहले समझाते हैं, लिखिएगा वाई। अब रीजन समझेंगे आप, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन यह है कि जो आप यहां पर C के साथ जो आप OH जुड़ा हुआ था, ठीक है, यहां पर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि बेंजीन में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब यहां पर 33%, ध्यान समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। 33% S कैरेक्टर है, ठीक है, और यहां पर sp3 का मतलब है यहां पर 25% S कैरेक्टर है। नहीं समझ में आया सर? देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। sp3 का मतलब यहां पर टोटल कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में? 4। S का 1 ऑर्बिटल है और P का 3 ऑर्बिटल है। टोटल कितने ऑर्बिटल भाग रहे हैं? 4। अब देखो टोटल मतलब होता है 100, और 100 में कितने ऑर्बिटल बटे हुए हैं? 4। तो इसीलिए S का योगदान कितना हो गया? 25% S हो गया,
और 75% क्या हो गया, P हो गया। यानी यहां पर इस कार्बन के बॉन्ड को बनाने के लिए S का 25% योगदान है और P ऑर्बिटल का 75% कंट्रीब्यूशन है। उसी प्रकार यहां टोटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा है। अब sp2 है मतलब टोटल को कितना से भाग देना है, 3 से। क्यों 3 से? क्योंकि S का 1 ऑर्बिटल और P का 2 ऑर्बिटल। टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, 3, इसलिए 3 से भाग दिए। इसके पहले S का 1 ऑर्बिटल था और P का 3। टोटल कितने ऑर्बिटल थे, 4, इसलिए 4 से भाग दिए। अब 100 को 3 से भाग देंगे तो 33.33 नहीं हो जाएगा, इतना परसेंट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और 66.66% क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उससे क्या हो गया सर? अब हम जानते हैं कि यदि S कैरेक्टर ज्यादा होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, S कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, S कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम, यदि किसी कार्बन एटम का S कैरेक्टर ज्यादा होगा, देन उस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होगी, वह भी ज्यादा होगा। मैंने क्या कहा कि यदि किसी कार्बन का S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी वो कार्बन भी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पकड़कर अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब यहां पर ये कार्बन का S कैरेक्टर ज्यादा है ना, इसका S कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, और यहां पर इसका S कैरेक्टर क्या है, कम है। इसका S कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर जो है वो कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बिहेव एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन बिहेव एज? ये कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब यहां पर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, यहां पर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, और यहां पर जो आपका कार्बन है वह भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन का। इस प्रकार ऑक्सीजन भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच कर रखेगा और कार्बन भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींच कर रखेगा, यानी दोनों ताकतवर है, कोई किसी को जाने नहीं देगा, और इस कारण से ये दोनों अलग नहीं होंगे, यानी OH यहां आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। पहला कारण। दूसरा कारण क्या होगा कि हम भी अगर किसी को पकड़कर खींच रहे हैं और वो भी हमको पकड़कर खींच रहा है, तो इस खींचातानी में हम दोनों के बीच का बॉन्ड, हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, और जब बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो उस बॉन्ड को तोड़ना, हटाना, निकालना कठिन हो जाएगा। इसका मतलब ये बॉन्ड जो है वो क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है तोड़ना इस एज कंपैरिजन टू इस बॉन्ड के, क्योंकि यहां पर सिर्फ यही वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सिर्फ यही है इलेक्ट्रोनेगेटिव ओनली। ठीक है, लेकिन यहां पर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, यानी ये जो है ये ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन को खींच के अलग हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, और ये देने वाला है दे देगा। लेकिन यहां पर जो कार्बन है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इतना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं देगा, अर्थात ऑक्सीजन का ही उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ऑक्सीजन का कार्बन खींच रहा है और कार्बन का ऑक्सीजन खींच रहा है, इस खींचातानी में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, करीब आने से बॉन्ड की लंबाई कम हो गई, जिससे इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन हो गया, जिससे OH आसानी से बाहर निकलेगा नहीं। अब बेटा जब OH बाहर निकलेगा नहीं तो हैलोजन यहां आएगा कैसे, और इसी कारण से यहां से OH से हट करके X तो चला जाता है, लेकिन यहां OH से यहां का OH हटकर X नहीं आ पाता है, और इसी कारण से अल्कोहल से हेलो एल्केन तो बन जाता है HX से रिएक्शन कराने से, लेकिन फेनॉल अगर है तो फेनॉल से कहानी अलग हो जाती है। तुम लोग खो गया बे, रोमांटिक हो गया तुम लोग हैं। अरे यहां देखो भाई, तुम लोग गजब, यहां देखना था तुम लोग, बस चलो ठीक है, हाँ खोना नहीं है भाई। चलो तो समझ में आ गया कि ये क्यों नहीं होता है। तो यहां का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिस कारण से बॉन्ड की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी, और भी कई कारण है, रेजोनेंस वगैरह बहुत सारा बात है, लेकिन तुम सरल भाषा में भी इतना ही समझो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है खींचने की वजह से,
और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोई इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, जिस कारण से OH बाहर निकलेगा नहीं। और जब OH आसानी से बाहर नहीं निकलेगा तो OH निकलेगा ही नहीं, तो X वहां कहां से आएगा। और होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन होता है, अदला बदली होता है। जब वो हटेगा ही नहीं तो दूसरा आएगा कैसे, इसीलिए ये चीज दिमाग में रखना है। तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बन जाता है, लेकिन फेनॉल से हेलो एरीन बनाना थोड़ा इस तरीके से डिफिकल्ट होता है। तो कैसे बनाएंगे, अभी तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं ना। जब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे कैसे होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनता है, समझ में आ गया। ये हो गया सिंपल। अब इसके बाद यहां से ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, यहां से एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस एक एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल रहता है, इसलिए मैं यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे ना हाइड्रोकार्बन से, एल्केन से, एल्कीन से, वहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। जब उसको पढ़ेंगे तब हम वहां से क्वेश्चंस आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल यही क्लास को रोकते हैं। अगली लेक्चर जो हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे सारी बातों को, आगे चलेंगे इसके बाद हम लोग, ठीक है। चलिए।